नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धृतराष्ट्र आज भावुक राष्ट्रवादी बने हुए थे जब से उन्होंने सुना था कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न 75 हफ्ते तक चलेगा। एक के बाद एक वो देशभक्ति के गीत गुनगुनाए जा रहे थे। ऐ मेरे वतन के लोगों गुनगुनाते हुए वो अपने भीतर नेहरू की आत्मा फील करने लगे। संजय और अन्य दरबारियों के सामने उन्हें निहारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आर्यावर्त और उसके आसपास बहुत कुछ घटित हो रहा था। स्वयं धृतराष्ट्र के ससुराल गांधार से बड़ी नासाज खबरें आ रही थी। पर्याप्त रूप से भावुक राष्ट्रवादी गीत गुनगुनाने के बाद धृतराष्ट्र को दरबार और दरबारियों की याद आई। संजय सनातन चैतन्य अवस्था में मिले। धृतराष्ट्र ने आर्यावर्त का हालचाल जानना चाहा, लेकिन उनकी दिलचस्पी सिर्फ डंकापति में थी। संजय थोड़ा असमंजस में थे। इतना कुछ एक साथ घट रहा था कि उन्हें समझ नहीं आया कि बातचीत शुरू कहाँ से करें। धृतराष्ट्र इस चुप्पी को भांप गए। उन्होंने कहा, शांत क्यों हो संजय, सब कुशल मंगल तो? संजय ने साहस बटोर कर कहा, जी महाराज, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। संजय के इस 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे वाली अदा से धृतराष्ट्र का संशय बढ़ता गया। अब उन्होंने आदेश दिया कि साफ साफ बात करो। मरता क्या न करता, संजय ने कहा, महाराज, आपके ससुराल गांधार में बड़ी मारकाट मची है। तालिबानियों ने पूरे अफगानिस्तान को पूरा पाषाण काल में पहुंचाने की ठान रखी है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका भागा, फिर पश्चिमी देश भागे, उसके पीछे डंकापति भागे, फिर अफगानिस्तान की जनता लटक लटक कर भागी और सबसे अंत में लोकतंत्र फरार हुआ। ससुराल के हाल सुनकर धृतराष्ट्र की पेशानी पर बल पड़ गए, लेकिन उनकी सुई डंकापति में अटक गई थी। उन्होंने पूछा, डंकापति ने इस विपरीत वक्त में क्या कहा? संजय ने कहा, यही तो मुसीबत है महाराज, डंकापति कुछ कह ही नहीं रहे। अतीत में वो आतंकवाद पर क्या क्या बोलते रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। संजय ने अपनी बात जारी रखी। जब से आतंकी तालिबान काबिज हुआ है, डंकापति के बोल नहीं फूट रहे। आलम यह है कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर की एक सभा को संबोधित किया, लेकिन एक बार भी तालिबान का नाम नहीं लिया। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। धृतराष्ट्र ने बीच में ही टोक दिया, संजय, तालिबानियों का नाम लेने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत तो है नहीं, उसके लिए तो बस 3 इंच की जुबान चाहिए। वो तो डंकापति के पास पर्याप्त मात्रा में है। अतीत में वो इस जुबान से क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं, तो फिर तालिबान का नाम लेने में दिक्कत क्या है? संजय ने कहा, महाराज, एक डंकापति और 1000 मुसीबतें उनके सिर। आलम यह है कि विपक्ष तो विपक्ष, उनके अपने अंदरूनी लोग भी जब तब उनकी कच्ची कर दे रहे हैं। धृतराष्ट्र को लगा कि एक बार फिर से संजय मेन लाइन छोड़कर लूप लाइन में जा रहे हैं, सो उन्होंने तत्काल ही हस्तक्षेप करके गाड़ी को मेन लाइन पर बनाए रखने में मदद की। धृतराष्ट्र ने कहा, पहले तो ये बताओ कि अंदरूनी लोग क्या कर रहे हैं। संजय ने कहा, डंकापति के एक शागिर्द हैं नागपुर से आशीर्वाद प्राप्त गडकरी जी। उन्होंने भरी महफिल में डंकापति के 800 साल बाद स्थापित किए गए हिंदू साम्राज्य की छीछलेदर कर दी। बीजेपी की वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू को आदर्श नेता बताते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को आत्ममंथन करने के लिए कहा है। धृतराष्ट्र सुन रहे थे, संजय बोल रहे थे, अब आप ही बताइए महाराज, अपने दम पर 2-2 बार 300 सीट लाने वाले डंकापति का गडकरी जी ने कोई मान ही नहीं रखा। 182 सीटों वाले वाजपेयी को आदर्श बता दिया। ऊपर से नेहरू जी का मान और बढ़ा दिया। वो नेहरू जो सब कुछ के लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं। अब इसे करेले का नीम अभियान कहिए, कोड़ में बोनस मिली हुई खाज कहिए,
जो भी कहिए, लेकिन गडकरी जी ने जो किच्चाहीन मचाई है उससे डंकापति के खेमे में बड़ी उथल पुथल है। धृतराष्ट्र को बात समझ आ गई। उन्होंने बस इतना ही कहा, अगर इतिहास में ही जगह मुकर्रर न कर पाए तो डंकापति होने का क्या फायदा। ठीक इसी क्षण धृतराष्ट्र को विपक्ष वाली बात याद आ गई, सो उन्होंने लगे हाथ उस पर भी संजय से सफाई मांग ली। संजय ने कहा, दरअसल तालिबानियों को लेकर डंकापति की बड़ी मलानत हो रही है। सांप छछूंदर वाली स्थिति है, न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अतीत में मुट्ठी लहरा लहरा कर गुड तालिबान बैड तालिबान को ललकारते रहे, अब वही तालिबान पड़ोस में बैठ गया है। 56 इंच की मजबूरी में बता भी नहीं सकते कि तालिबानियों से मेल जोल चल रही है। लेकिन विपक्ष के एक नेता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने डंकापति की चुप्पी का राज थोड़ा थोड़ा खोल दिया। हम आपके हाथ खुले रखना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम तालिबान पे के विषय में चलिए, हम आपको नहीं आपके हाथ बांधते। तो यहाँ आप कहते देखो तालिबान समर्थक हैं। तालिबान समर्थक वो हैं जो दोहा में जाकर छिप छिप कर उनसे मिले हैं। स्पष्ट कीजिए क्यों मिले, क्या बात हुई। स्पष्ट कीजिए कि जब आपके हाथ में छाबर पोर्ट आना था तब आपने वो मौका क्यों गंवाया। स्पष्ट कीजिए कि यूएनएससी के टेम्परेरी प्रेसिडेंट मोदी जी हैं, फिर आज ये अफगानिस्तान में ये हालत क्यों हुई। हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है। संजय ने आगे कहा, अब ये तो डंकापति ही जाने कि दोहा में वो किससे मिलते हैं। लेकिन यह सुनकर धृतराष्ट्र थोड़ा चकित हो गए। उन्होंने उसी चकित भाव से कहा, डंकापति तो पूरे बहरूपिये हैं, आगे से 56 इंच, पीछे से 56 सेंटीमीटर। अब धृतराष्ट्र की दिलचस्पी डंकापति में समाप्त हो चुकी थी। वो धीरे से उठे और अंतःपुर की ओर बढ़ गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। अफगानिस्तान में तालिबानियों की वापसी पूरी दुनिया के तरक्की पसंद आज़ाद ख्याल मानवता प्रेमियों के लिए चिंता और सदमे का बायस है। इसका यह अर्थ नहीं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान या इराक समेत दुनिया के दीगर मुल्कों में जो कुछ किया है वह सब जायज़ है। यह कठिन समय है, यहाँ पर आपको 1 मिनट रुकना होगा, सोचना होगा। आज 21वीं सदी में लोकतंत्र शासन के तमाम विकल्पों में सबसे कम बुरा विकल्प है। अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद इससे बेहतर शासन व्यवस्था का विकल्प आज दुनिया के पास नहीं है। तो भेड़िए से बचने के लिए बकरियां बाघों से दोस्ती का विकल्प नहीं चुन सकती। ये कोई विकल्प ही नहीं है। तालिबान पहले भागा, फिर वापस आ गया। अमेरिका भाग गया, इससे पहले रूस भाग चुका है। इन तमाम घटनाक्रमों को कुछ बुलेट पॉइंट में जान लीजिए। इस बुलेट पॉइंट में नहीं, इस वाले बुलेट पॉइंट में। तालिबान ने अमेरिका और नेटो गठजोड़ को हरा दिया है। उन्हीं ताकतों को जिन्होंने तालिबान को खड़ा किया था, बिल्कुल भस्मासुर की तरह। उस लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम की तार्किक परिणति एक न एक दिन पाकिस्तान की तबाही में भी होना है, क्योंकि तालिबान की जड़ें वहीं पर हैं। पॉइंट नंबर 2, आधुनिक लोकतंत्र के तमाम दावों के बावजूद यह बात साफ हो चुकी है कि अफगान समाज का बहुसंख्यक तबका तालिबान में स्वीकार्य है, लोकप्रिय है, बाकी किसी भी विचार से कहीं ज्यादा। यह रक्तहीन सरेंडर इस बात की पुष्टि है। पॉइंट नंबर 3, यह अस्मिता और स्वाभिमान का भी मसला है। शायद अफगानियों को अमेरिका परस्त शासन के मुकाबले तालिबानी शासन ज्यादा अपना लगता हो। पॉइंट नंबर 4, तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ ही दुनिया भर में 9/11 के बाद शुरू हुआ आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध पूरी तरह से खत्म हो चुका है, या कहिए कि पश्चिम और अमेरिका वो युद्ध हार चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, तालिबान की वापसी ने दुनिया के समीकरणों को लंबे समय के लिए बदल दिया है। अमेरिकी चौधराहट को हमेशा के लिए महसूस होने वाली एक चोट लगी है। तालिबान की वापसी और चीन के उत्कर्ष के मद्देनजर अब अमेरिका की वो धमक नहीं रहेगी जो 60 से लेकर 90 के दशक तक रही है। पॉइंट नंबर 6, महिलाओं और बच्चों की बेहतरी 20 सालों से अमेरिका परस्त सत्ता को जायज ठहराने का जरिया था, लेकिन तालिबानियों की वापसी ने उन तमाम लोगों की कलई खोल दी है। न तो अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ते वक्त उन महिलाओं और बच्चों की परवाह की, न ही उन अफगान मर्दों ने जो एयरपोर्ट पर जहाज़ों के पीछे भाग रहे थे, उनमें कोई महिला नहीं थी। जाहिर है वो अपनी औरतों और बच्चों को उनकी किस्मत पर छोड़कर भाग रहे थे। भारत पर भी तालिबान की वापसी का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। बिना इंतज़ार किए बीते हफ्ते भारत में जो कुछ हुआ वह ज़्यादा हैरान करने वाला है। कट्टर, धर्मांध, हिंसक और नफरती तालिबानियों को कुछ लोगों ने बधाई संदेश दिए।
उनका तर्क है कि अभी तो तालिबान बस आया है, उसे मौका दीजिए, अभी से उसकी निंदा क्यों। नहीं, देखिए लोग भाग रहे हैं लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं वो लोग ना। भाई कहीं से भी भाग सकता है आदमी। माफ़ कर दीजिएगा मुझे, मैं बहुत मजबूरी में कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इसमें यहाँ से भाग जाने को नहीं चाहता है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फिर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। ये दो मुँहे और गलीज किस्म के लोग हैं। इन्होंने ज़िंदगी के हर मुकाम पर भारत के आज़ाद ख्याल तरक्की पसंद आइन यानी संविधान का इस्तेमाल किया है, उसका तर्क देते हैं, उसकी आड़ में अपना बचाव करते हैं। और यह हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि उसके संविधान ने अपने हर नागरिक को इतना ताकतवर बनाया है। इसी के दायरे में रहकर ये दो मुँहे लोग आज बेशर्मी से उस तालिबान को बधाई भेज रहे हैं जो बंदूक के दम पर सत्ता में आया है। ये तालिबानी किसी चुनावी या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सत्ता में नहीं आए हैं। इससे पहले भी 1996 में ये लोग बंदूक के दम पर ही सत्ता में आए थे। इसलिए जो लोग इस हिंसक बर्बर समूह को बधाई भेजते हैं तब वो तालिबान को वैधता नहीं देते, क्योंकि तालिबान का चेहरा दुनिया को पता है। उसकी शराफत का सर्टिफिकेट किसी मौलाना से नहीं चाहिए। ये बस उन लोगों के अपने चेहरे से नकाब उतार देता है जो एक निहायत ही मौका परस्त चेहरा है। अफगानिस्तान में तालिबान लौटा तो भारत के घोघा बसंतों में भी यकायक नैतिकता का विस्फोट हो गया। सबसे ऊंचे पायदान पर ये महाशय खड़े हुए। हम लोग बहुत कटियस लोग हैं सादिया जी, हम लोग बीच में कोई नहीं चिल्लाता है, आराम से। ये वो महाशय हैं जिनका टेलीविजन करियर ही झोंझों करके बना है। शिशुपाल बैठ जा, मौलाना बैठ और सुन, कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वहीं बनेगा। आपके घर में स्वतंत्रता आंदोलन का टेंशन नहीं आया? ये आपके घर मेरे घर में क्या होता है? आपके घर से कोई मरा है? पर्सनल से कोई मतलब नहीं। आपके घर से कोई मरा है? आप जो घर से कोई मरा नहीं है तो आपके सवाल कैसे पूछ रहे हैं? राम जी एक बार फिर से उन्होंने एंट्री कर ली है अपनी गुजरात के चुनावों में, और अब तो परिदृश्य बहुत बड़ा हो गया है। जीवीएल का आपने ट्वीट देखा, उन्होंने बाबर भट्ट बताया, तुरंत राम जी ने एंट्री कर ली है चुनाव में, ये क्या होता है? आप कभी ऐसे कहेंगे कि अल्लाह की एंट्री हो गई है? अरे आप हिंदू हैं, आप राम जी के साथ ऐसी मजाक क्यों कर रही हैं कि राम जी की एंट्री हो गई चुनाव में? और ये कोई इकलौते नहीं हैं, वो तमाम एंकराएं जिन्होंने बीते 6-7 सालों के दौरान भारत की टेलीविजन पत्रकारिता को विदूषकों का मंच बना दिया है, उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ पांव धो लिए। हम लोग जब हिंदुस्तान में डिबेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं, सादिया जी हमारे देश थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं जरूर जवाब दूंगा। अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डिस्कस कर रहे हैं तो हम भारत के मोदी, हमने सवाल पूछा, हमने सवाल बोला उनके बारे में कि वो क्यों ताली बजा रहे हैं। हमने कोई अपशब्द उनके लिए नहीं बोला है, हमने कोई अपशब्द उनके लिए नहीं बोला है। और जब भारत में नैतिकता की बारिश हो रही हो तो पड़ोसी पाकिस्तान कैसे बच सकता है? वहां के पत्रकारों ने भी नैतिकता के एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू कर दी। अमेरिका ने एक रोल आपको चीन के खिलाफ भी दिया है, जहां जब मकसद अमेरिका का पूरा हो जाएगा तो वो आपको ठप कर देगा। अमेरिका की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान ने भी ये बात बड़े मुश्किल से, हमें भी समझ आई, आपको भी समझ आ जानी चाहिए। पड़ोसी में आपको ये मशवरा दे रहा हूँ। ये महोदय दरअसल बहुत मासूम है, वरना ये बताते कि पाकिस्तान अमेरिका के चंगुल से तो निकल गया है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा घाघ चीन के चंगुल में फंस गया है। खैर, हुड़कचुल्लुओं की ये नैतिकता चूंकि ओढ़ी हुई है, यह इनका वास्तविक चरित्र नहीं है, इसलिए इसे उतरते ज्यादा वक्त नहीं लगा। पहले आप ये वाला देखिए। करते हैं, मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। उमर अल्ताफ, मैं पहली और आखिरी बार आपको कह रही हूँ, आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी अपशब्द ना बोले, वरना आप ये बहस छोड़कर फौरन निकल सकते हैं। ऐसा क्या पीएम के बारे में कहा गया कि भाजपा के प्रवक्ता के रहते हुए भी अंजना को उनके बचाव में उतरना पड़ गया? आप वो भी जान लीजिए। भाटिया जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं इमरान खान की उस तरह स्टेटमेंट डिफेंड करूं जिस तरह आप अपने कातिल प्रधानमंत्री को डिफेंड करते हैं। अब आपको लग सकता है कि ये तो बड़ी बुरी बात कही पाकिस्तानी पत्रकार ने। आपको ये भी लग सकता है कि अंजना ने बिल्कुल सही कहा कि हम दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों पर टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आप गलत हैं।
इस वाकये से थोड़ी देर पहले भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अंजना के दावों के बिल्कुल उलट बात कही। और जहां तक बात आप कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका से हम ऐसे संबंध रखते हैं जैसे दो दोस्त रखते हैं। जब इमरान खान जाते हैं तो कपड़े उतरवा के उनकी चेकिंग करी जाती है, ना कोई रेड कारपेट होता है। ये फर्क है, पहले अपनी हैसियत को समझिए, उसके बाद बात करिए। और जब भाटिया ये सब कह रहे थे तब अंजना की मूक सहमति थी। एक पाकिस्तानी को बुलाकर उसके प्रधानमंत्री को आप अनाप शनाप कहिए तो फिर उस पाकिस्तानी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो चुपचाप सुन लेगा और चला जाएगा? और एक ही मिनट के भीतर आप पाखंड का लवादा कैसे ओढ़ सकती हैं? 1 मिनट पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को गाली दी गई और अगले ही पल आप बेशर्मी से कहती हैं कि हम दूसरे प्रधानमंत्रियों को गाली नहीं देते। खुद आपका अपना अतीत इस तरह के कारनामों से भरा हुआ है। जिस तरह से इमरान एक विफल प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं, वो स्टोरी जो हमने देखी थी वो सही है ना कि गधे वधे से गाड़ी वाड़ी चलाने की नौबत आ रही है। वहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उनकी फौज उन्हें काट खाती। ये पूरी बहस दरअसल बेमतलब है। चैनल दर चैनल पाकिस्तानियों को बुलाकर उन्हें अपमानित करने का क्या तुक है? यह मसला अफगानिस्तान का था, बहस तालिबान पर होनी थी और इन सब से ज़्यादा अगर कोई बहस होनी थी तो वो अमेरिका के रवैये पर होनी थी। किस तरह से वो अफगानियों को मझधार में छोड़कर फरार हो गया, उसकी आलोचना होनी चाहिए, उसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए, क्योंकि तालिबान के प्रसार में अमेरिका की ऐतिहासिक भूमिका है। लेकिन यह सब किसी चैनल पर नहीं हुआ। एक भी बहस अमेरिका पर नहीं, कोई एक्सपर्ट कमेंट अमेरिका के रवैये पर नहीं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन घोघा बसंतों को चाहिए आईबाल, टीआरपी। पाकिस्तान इसका सबसे आसान जरिया है। इन्हें लगता है कि टेलीविज़न का मुकाबला किसी मनोरंजन चैनल से है। इन एंकराओं और खबरिया चैनलों ने खबर को मनोरंजन बनाने की पूरी कोशिश की है। ये बात अब आपको समझना है कि खबर मनोरंजन नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री का यही प्रयास है कि खबर को उसकी मर्यादा और उसके मूल्यों के दायरे में रखा जाए। इसके लिए हमें आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। सब्सक्रिप्शन ही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछ सकती है और आप भी गर्व से कह सकते हैं, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। इसे वालिद अरमान नाम के एक सिटीजन जर्नलिस्ट ने काबुल से भेजा है। उन्होंने यह रिपोर्ट काबुल की उस सेंट्रल जेल से किया है जहां से तालिबान के कब्जे के बाद बड़ी संख्या में तालिबानी कैदियों और अपराधियों को रिहा कर दिया गया। कैदी जेल की दीवारें लांघकर भागे और अपने साथ खतरनाक हथियार लेकर गए। यह अफगानिस्तान में आने वाले वक्त की एक डरावनी तस्वीर है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये काबुल का सेंट्रल जेल है और उस दिन जो तालिबान ने सब प्रोविंसेस को घेर लिया और वो काबुल के दरवाज़ों में खड़े थे, तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो फोर्स है, उन लोगों ने इन जेल को रिहा कर दिया और वो लोग निकल गए। लोग जो है उस तरफ से निकल गए जो बंदी थे और इस दीवार से भी चालान लगाया। जो आप लोग ये दीवार देख रहे हो, इस दीवार से भी बंदियों ने चालान लगाया, जो आप लोग देख सकते हो इस जगह से। और अपने साथ असलहों को भी ले लिया, जैसे AK-47 और जो गवर्नमेंट का जो इक्विपमेंट थे अंदर, तो बंदियों ने अपने साथ ले लिए। उनके बाद जो है यहाँ के ज़ाई लोग जो है, जो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर निकल आए और जो इक्विपमेंट थे इसके अंदर, इससे पहले कि तालिबान यहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने चूर चपावल कर दिया और उस इक्विपमेंट को ले कर गए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।